परंपरा के तहत त्योहार मनाने को कहा। दिशा केस में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान, आज कोर्ट में होगी सुनवाई। पति और सास पर मानसिक प्रताड़ना, दहेज के आरोप। उत्तर भारत में भीषण गर्मी के साथ लू का कहर, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मई के अंत तक उत्तर भारत में चलेगी लू। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आज हाई लेवल बैठक होगी। डीएम, एसपी, आईजी समेत सभी जिलों के अफसरों संग ये समीक्षा बैठक की जाएगी और इस समीक्षा बैठक में बकरीद और बड़ा मंगल की तैयारियों पर भी फोकस किया जाएगा। ईदगाहों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात होंगे। इसके साथ ही खुले में नमाज पर रोक के निर्देश भी जारी किए जाएंगे। पुरानी परंपरा के तहत त्योहार मनाने के निर्देश हैं। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। तस्वीर बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं और ऐसे में लगातार ये निर्देश दिए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की हाई लेवल बैठक हुई और इस बैठक में एक के बाद एक सख्त निर्देश दिए गए। इस बैठक में तमाम जिलों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बकरीद और बड़ा मंगल को लेकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। खुले में नमाज पर रोक के निर्देश जारी किए गए। साथ ही पुरानी परंपरा के तहत त्योहार मनाने के भी निर्देश दिए गए और ऐसे में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना दी जाए, इस पर भी सख्त रोक लगाया गया है। तस्वीर बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ईदगाहों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात होगी। खुले में नमाज पर रोक के निर्देश जारी किए गए। साथ ही पुरानी परंपरा के तहत त्योहार मनाने के निर्देश और ऐसे में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर भी सख्त रोक रहेगी। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रहेगी। तस्वीर बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहार को लेकर एक के बाद एक सख्त निर्देश दिए गए। कल हाई लेवल की मीटिंग हुई। यह बैठक कई मायनों में अहम रही क्योंकि इस बैठक में कई बड़े कदम उठाए गए और सख्त निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि एक तरफ बड़ा मंगलवार है और दूसरी तरफ ईद की तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में दोनों त्योहार सही तरीके से मनाए जाए, इसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, कल जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल की मीटिंग की, इसमें क्या क्या सख्त निर्देश दिए गए हैं और आगामी त्योहार को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? पुनीत, बकरीद को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए। उनका साफ तौर पे कहना है कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और कोई भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होगी। जो भी प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी नहीं होगी। इस बात का पूरा ध्यान, कानून व्यवस्था का पूरा ध्यान पुलिस को रखना होगा। ईदगाहों के आसपास भारी मात्रा में पुलिस बल रहेगा। जो उच्च अधिकारी हैं वो उनकी ड्यूटी लगाएंगे। संवेदनशील इलाकों में पहले से ही उसको पॉइंट कर लीजिए और वहां पर पुलिस बल तैनात कर दीजिए। इसके साथ ही जो बात बार बार मुख्यमंत्री कहते आते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी खुले में नमाज नहीं होगी, यानी कि सड़कों पर नमाज पढ़ना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। जो नमाज पढ़ने का स्थल है वहीं पर नमाज पढ़ा जाएगा। किसी भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होगी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना हो, इसका विशेष ध्यान देना है। और ऐसे में आप देखें कि बड़ा मंगल भी चल रहा है क्योंकि जेठ का महीना है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बड़ा मंगल धूमधाम से मनाया जाता है। इस महीने में मंगलवार और शनिवार को भंडारे होते हैं। ऐसे में किसी भी तरीके की कोई कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ ना करे, कोई अव्यवस्था ना होने पाए, उसको लेकर के सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। जो इससे रिलेटेड विभाग हैं, यानी कि पुलिस विभाग और नगर विकास विभाग, क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीके से एक तरफ पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कानून व्यवस्था को मजबूत करने की, तो वहीं दूसरी जिम्मेदारी नगर विकास की है। जो नगर निगम है वो सफाई इत्यादि का ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी और अहम बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मुख्य बात कही है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी खुले में नमाज नहीं होगी। जो मस्जिद है
जो नमाज पढ़ने का स्थल है केवल उसी कैंपस में नमाज होनी चाहिए। इसके अलावा कहीं भी खुले में बलि नहीं दी, कुर्बानी नहीं करी जाएगी और कोई भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं करी जाएगी। यानी कि जिस तरीके से आज तक बकरीद मनाते आए हैं उसी तरीके से मनाना है, किसी भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं करनी है। ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो प्रतिबंधित पशुओं को काटने का प्रयास करते हैं, उनको कुर्बानी देने का प्रयास करते हैं। उस पर पुलिस विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपनी निगरानी रखिए, अपनी जो चौकसी है उसको बढ़ाइए और ऐसे में किसी भी तरीके का पूरे राज्य की बात करें, तमाम जगह संवेदनशील इलाके हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर दो समुदाय का त्योहार आसपास पड़ता है दोनों का, तो कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है। लेकिन बकरीद और बड़ा मंगल दोनों त्योहारों को देखते हुए संवेदनशील इलाकों के लिए क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है, ताकि कोई ऐसी अनहोनी वाली तस्वीरें सामने ना आए। पुनीत, देखिए, कानून व्यवस्था की इस बैठक में सभी जिलों के डीएम और एसपी जुड़े थे और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उच्च अधिकारी मुख्यमंत्री के सामने थे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो भी संवेदनशील इलाके हैं जिलों में उनको पॉइंट आउट करिए और वहां पर अभी से ही पुलिस बल की तैनाती कर दीजिए। देखिए, पुलिस बल अगर मुस्तैद रहेगा तो जो इस तरीके की हिमाकत करने की कोशिश करेगा, जो त्योहारों को खराब करने की कोशिश करेगा, वो कहीं ना कहीं इस तरीके का काम नहीं कर पाएगा। ऐसे में राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर अति संवेदनशील इलाके यानी कि वहां हिंदू मुस्लिम मिक्स आबादी है या कई ऐसी जगह पर है जहां पर किसी भी छोटी सी बात पर बवाल बड़ा हो जाता है। ऐसे में एलआईयू को एक्टिव रहने को कहा गया है, पुलिस को अपने सूचना तंत्र को मजबूत करने को कहा गया और किसी भी घटना का इनपुट मिलते ही तत्काल मौके पर वहां उच्च अधिकारी पहुंचेंगे, सीनियर लेवल के अधिकारी पहुंचेंगे और जो स्थिति होगी उसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस तरीके की स्थिति उत्पन्न ही ना होने पाए उसको लेकर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल लगाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए हैं। जी बिल्कुल पुनीत, लेकिन इसको अगर सियासी एंगल से देखा जाए, क्योंकि खुले में नमाज ना पढ़ना ये बहुत पहले से सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आ रहे हैं, विपक्ष इस पर सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है और मुस्लिम समुदाय की तरफ से अक्सर ये कहा जाता है कि बकरीद हो या फिर ईद हो, ऐसे त्योहारों पर मस्जिदों में मज़ारों में इतना स्पेस नहीं होता है, इसकी वजह से उन्हें मजबूरन खुले में नमाज पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे में ये माना जाए कि इसको सियासी मुद्दा भी बनाया जाएगा, क्योंकि सख्त निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में दिए और इससे पहले भी वो इस तरीके का बयान देते हुए नजर आए। पुनीत जी बिल्कुल, अरे अभी कुछ दिन पहले आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है। कोई मुझसे पूछता है कि क्या आपके यहाँ सड़कों पर नमाज होती है, तो मैं कहता हूँ नहीं। जिसको नमाज पढ़ना है वो अपने जो उसका धार्मिक स्थल है वहां जाकर के नमाज पढ़े और अगर एक बार में नहीं पढ़ सकते हैं तो शिफ्ट वाइज नमाज कर लीजिए, लेकिन शिफ्ट वाइज नमाज नहीं होती है क्योंकि नमाज का एक टाइम होता है। फिलहाल प्रशासन ने इसकी पूरी व्यवस्था करके रखी है। जो बड़े ईदगाह है वहां पर जितने लोग नमाज पढ़ सकते हैं उतने पर्याप्त मात्रा में पूरी व्यवस्था है कि वो नमाज पढ़ सकें। इसके अलावा जो छोटी मस्जिदें हैं वहां पर भी नमाज पढ़ी जाएगी और कहीं भी खुले में सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है, ये मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस मामले में सियासत होना भी लाजमी है। समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं अखिलेश यादव, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुख्यमंत्री इस तरीके के बयान इसलिए देते हैं क्योंकि कोई उनसे पिछले 10 साल के कार्यकाल के बारे में पूछ ना ले। जनता को मूल मुद्दों से गुमराह करने के लिए वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन जाती है। तो वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हैं। कई मुस्लिम समुदाय और कई मुस्लिम संगठन ने इस बात को कहा था कि केवल सड़कों पर नमाज ही नहीं होती, सड़कों पर बड़े मंगल के भंडारे भी हो रहे हैं, सड़कों पर तमाम चीजें होती हैं, तब मुख्यमंत्री निर्देश क्यों नहीं देते। फिलहाल जिस तरीके की सियासत यूपी में है नमाज को लेकर के, वो बकरीद से पहले आया मुख्यमंत्री का बयान काफी चर्चा में है, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है, वो अपने बयान पर स्टैंड लेते हुए आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। तब नमाज किस तरीके से होगी ये वहां की लोकल जो पीस कमेटी है वो पुलिस के साथ मिलकर के तय करेगी, ताकि किसी भी को भी आवागमन में या किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो और किसी भी तरीके का कोई हुड़दंग ना होने पाए। इसको लेकर के थानों पर पीस मीटिंग करी गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं उनमें प्रत्येक थानों पर पीस मीटिंग करी गई है। पीस कमेटी के जो सदस्य हैं वो पुलिस के साथ मिलकर के नमाज की समुचित व्यवस्था करेंगे। पॉइंट आउट किए गए हैं जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहेगा, ताकि चाहे बड़ा मंगल हो या बकरीद हो, दोनों शांतिपूर्वक मनाए जा सके। जी बिल्कुल पुनीत, और ये पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी कि बकरीद को सही तरीके से मनाया जा सके, इस त्योहार को, और खासकर बड़े मंगलवार को भी, क्योंकि लगातार अलग अलग जगह से तस्वीरें आती हैं, कुछ अराजक तत्व होते हैं जो ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द होंगे यहाँ से, देखते रहिए HNN न्यूज।
पेट दफा, रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दफा, रोग दफा, एक हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दफा, रोग दफा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करते हुए शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार किए हैं। 840 राज्य के विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लासरूम का संचालन, 141 पीएम श्री विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। स्कूलों में खेल के मैदान, स्वच्छ पेयजल और लाइब्रेरी के साथ साथ प्रयोगशालाएं उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत हर महीने 600 से 1200 रुपए तक की छात्रवृत्ति देने का निर्णय हो या आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार बेहतर शिक्षा से छात्र छात्राओं के भविष्य को दे रही है मजबूत आधार। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की सफलता से नौनिहालों में साक्षरता, उच्च शिक्षा और कौशल विकास में शानदार सुधार हो रहा है। माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में 52% की बढ़ोतरी। प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़कर हुई 5288, इंटर कॉलेज बढ़कर हुए 3801, डिग्री कॉलेज हुए 124, पॉलिटेक्निक की संख्या 71, ITI 238, इंजीनियरिंग कॉलेज 29 हुए। शिक्षा विभाग में 11,500 से अधिक नियुक्तियां दी और 3,500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। ज्ञान के प्रकाश से होंगे अब हर सपने साकार। शिक्षा को सर्वसुलभ बना रही प्रदेश सरकार। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ HNN न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अलीगढ़ से बड़ी खबर, 2 बदमाशों को अलीगढ़ पुलिस ने ढेर किया है। महिलाओं से तमंचे के बल पर लूट किया करते थे और लूट के 12 से ज्यादा घटनाओं को ये बदमाश अंजाम दे चुके हैं। 50-50 हजार रुपए के नामे दोनों बदमाश मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। पुलिसकर्मी अंकित और गौरव अस्पताल में भर्ती हैं। अवैध पिस्टल, तमंचा, कारतूस, बाइक भी इन बदमाशों के पास से बरामद की गई है। हापुड़ निवासी रजा मोहम्मद पर पहले से 40 मुकदमे दर्ज हैं और बुलंदशहर निवासी मुबीन पर भी 27 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। तो अलीगढ़ से इस बीच बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। अलीगढ़ में महिलाओं को निशाना बनाकर लूट के वारदातों को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में घायल हुए हैं और रविवार देर शाम मडौली गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों बदमाश ढेर हो गए हैं, जबकि 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश लगातार महिलाओं से कुंडल और जेवर लूट के घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। रविवार दोपहर भी अतरौली थाना क्षेत्र में एक महिला से तमंचे के बल पर कुंडल लूटे गए थे, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी तेज कर दी। मारे गए बदमाशों की पहचान रजा मोहम्मद और मोमीन के रूप में हुई है। रजा मोहम्मद पर 40 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जबकि
मोमीन पर भी 27 मुकदमे बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश ढेर हो गए। इससे पहले 17 मई को मडराग क्षेत्र में खेतों में चारा काट रही महिलाओं को तमंचा दिखाकर उनके कुंडल, पाजेब और अन्य जेवर लूटे गए थे। इसी मामले में पुलिस लगातार दोनों आरोपियों की तलाश कर रही थी। हालांकि अब दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया है। जैसा कि आप जान रहे हो कि पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे लूट की घटनाएं हो रही थी। जो हमारी माताएं बहनें सुबह खेत में काम करने जाती थी, फसल काटने, चारा काटने जाती थी, तो उनसे ये बदमाश तमंचे के बल पे लूट की घटनाएं करते थे। और 17 मई को सुबह लगभग 10 बजे उन्होंने मडराग के एक गांव में लगभग 10 महिलाओं के साथ तमंचे के बल पे लूट की थी। और 21 मई को सुबह पे इन्होंने गोधा के एक गाँव में, अतरौली के गांव में और छर्रा के गांव में लगभग 5 महिलाओं के साथ इन्होंने तमंचे के बल पे लूट की थी। सुबह मोटरसाइकिल से आते थे और ये लूट करके चले जाते थे। तो हमारी सारी टीम इसमें लगी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे थे, टेक्निकल सर्विलांस की भी इसमें मदद ली गई थी और सारी टीमें सक्रिय थी जो हमारा बॉर्डर। तो आपको बता दें कि अलीगढ़ में पुलिस ने 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पुलिस प्रशासन ने 2 बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया है, क्या कुछ मामला निकलकर सामने आ रहा है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जितेंद्र, अलीगढ़ पुलिस को एक ये बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि जो 2 बदमाश थे, एक हापुड़ का रहने वाला था और दूसरा बुलंदशहर का मोमिन और राज मोहम्मद, रजा मोहम्मद, ये दोनों जो है वहां से आते थे मोटरसाइकिल पर सवार होकर और अलीगढ़ में जाकर कई जगह पर इन दोनों ने तमंचे के बल पर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिनको लगातार पुलिस ट्रेस कर रही थी और लगातार इसके लिए नाकाबंदी की गई थी अलीगढ़ के अंदर और कई जगह पर इनकी दबिश दी गई थी, लेकिन पकड़ में नहीं आ पा रहे थे। रविवार को सुबह भी इनके द्वारा पुलिस के ऊपर जवाबी फायरिंग की गई, लेकिन वहां से ये फरार हो गए थे। लेकिन दोपहर को जब सूचना मिली है, बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी में पुलिस के लिए सिरदर्द बने गुर्जर गैंग पर बड़ी कार्रवाई की गई है। गोसाईगंज पुलिस ने गुर्जर गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गैंग के लोगों ने अवैध वसूली को लेकर ठेकेदार नीरज के घर पर धावा बोला था। जानकारी के मुताबिक दर्जनों की संख्या में पहुंचे गैंग के गुर्गों ने ठेकेदार के घर हंगामा और दबाव बनाने की कोशिश की थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गैंग में बड़ी संख्या में नाबालिग भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और गैंग से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। तो आपको बता दें कि गुर्जर गैंग पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस गैंग के 9 सदस्यों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी यह भी मिल रही है कि इस गैंग में बड़ी संख्या में नाबालिग भी शामिल है। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस गैंग में और कितने लोग हैं। लगातार पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। और उधर उन्नाव के गंगानगर पोनी रोड इलाके में पारिवारिक कलह और बहू की प्रताड़ना से तंग आकर 60 वर्षीय राम नरेश मिश्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कानपुर में प्राइवेट नौकरी करते थे और 8 दिन पहले ही घर लौटे थे। रविवार सुबह उनका शव कमरे में साड़ी के फंदे से लटका मिला। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। मृतक के परिजनों ने उनकी बहू रिया शुक्ला और उसके मायके वालों पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों के अनुसार बहू लगातार अलग रहने का दबाव बना रही थी और बीते दिनों उसके मायके पक्ष ने पूरे परिवार को धमकाया था, जिससे राम नरेश मानसिक रूप से तनाव में थे। पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर अब फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। क्या विवाद क्या था, क्या घटना? विवाद मेरी जो पत्नी है रिया, उनके द्वारा 2.5 साल से लगभग मेरे माता पिता हमें मानसिक प्रताड़ना, उलझन से धमकी देना, पैसे की, पावर की, हर तरह से फंसाने की, कि तुम्हें फंसा देंगे इस चीज़ में, दहेज प्रथा में, ये उससे फंसवा देंगे तुम्हें, इस तरह की धमकी उनको डेली दी जा रही थी। और उनका कहना था कि मेरे पापा को घर से बाहर निकालो, मम्मी पापा को। आप क्या चाहते थे?
उनकी ज्यादा आय नहीं थी तो हम उनको कैसे छोड़ सकते थे। अकेले बैठे थे आप? अकेले बैठे थे, इसके लिए इनके घर वालों। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विपिन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या है पूरा मामला? इस शख्स ने आत्महत्या की है, सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, क्या जानकारी मिल पा रही कि सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा है और क्या वजह रही आत्महत्या करने की? विपिन, थाना क्षेत्र के गंगानगर पुनी रोड इलाके का है, जहां पर एक 60 वर्षीय बुजुर्ग जो है वो फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। बताया जा रहा है कि बहू की प्रताड़ना से लगातार प्रताड़ित हो रहा था। इसके बेटे ने भी, मृतक के बेटे ने भी आरोप लगाया है कि जो पिता है पूरा परिवार जो है बहू रिया की वजह से परेशान था, लगातार प्रताड़ित हो रहा था, जिसकी बात से जो पिता है वो नाराज चल रहे थे। उसकी वजह से पिता ने फांसी लगाकर खुद को आत्महत्या कर ली है। हालांकि आत्महत्या करने की जो वजह है वो फिलहाल जो पुलिस के पास एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, उससे साफ जाहिर पता चलेगा कि आखिर घटना की मेन वजह क्या साफ रही है। क्योंकि जो पुलिस को सुसाइड नोट बरामद हुआ है, कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन जिस तरह से बेटे ने आरोप लगाया ना कहीं बहू पर, तो कहीं ना कहीं एक गंभीर सवाल है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए विपिन। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए एचएनएन न्यूज।